तो ठीक है, आज की क्लास यहाँ पर शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ जो हमने कल यहाँ पर किया दैट इज़ कि हमने एक सेलर मॉडल बनाया था कल। और सेलर मॉडल के अंदर आपने फॉर एग्जांपल यूज़र नेम, ईमेल, पासवर्ड, रिव्यूज, ये सब कुछ चीज़ें रखी। बट घर जाके मैं इसके बारे में सोच रहा था, तो मुझे लगता है कि दैट इस तरह का जो आपने ये डेटा स्कीमा बनाया है ना, डेटाबेस स्कीमा जो हमने बनाया है, कि ये हमें लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा। पता है क्यों? इसकी रीज़न है, फिर हमें सेलर के लिए अलग से रजिस्टर बनाना पड़ेगा, रजिस्टर पेज भी फिर सेलर के लिए अलग होना चाहिए, है ना। ऑब्वियसली सेलर के लिए लॉगिन पेज भी अलग होगा, तो इससे हमारा फ्रंट एंड पे भी बहुत ज़्यादा मतलब पेजेस इंक्रीज होंगे। ठीक है, इसका मतलब सेलर के स्कीमा के साथ मतलब आप सेलर को अलग से डिलीट कर लो, ठीक है ना। सेलर का अलग से अपडेशन होगा, सेलर का अलग से सब कुछ अलग से होगा। तो मैंने क्या किया, मैं इसके बारे में सोच रहा था, सोचने के बाद मैं कुछ इस नतीजे पर पहुंचा कि दैट हमें ये सब नहीं करना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए फिर, वो आप इस तरह से देखें। तो जब एक बड़ी ऐप हम बनाते हैं, ठीक है, जब हम एक बहुत बड़ी ऐप बनाते हैं तो उसमें पता है क्या है, उसमें एक सबसे पहले हम आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करते हैं। लाइक फिलहाल यहाँ पर मैंने पूरा ऐप आर्किटेक्चर तो नहीं लिखा है, ठीक है, मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा ऐप आर्किटेक्चर नहीं लिखा है, बट मैंने क्या किया, मैंने डेटाबेस के स्कीमास लिख लिए। इसको बड़ी अच्छी तरह से समझना, क्योंकि ये आपको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। और ये हमेशा करना चाहिए जब भी आप एक ऐप बनाते हो। जैसे कि हम अगर कोई फॉर एग्जांपल वीडियो बना रहे हैं, तो उसके लिए भी एक चीज़ होती है दैट्स कॉल्ड एज अ स्टोरी बोर्ड। स्टोरी बोर्ड का मतलब होता है कि दैट मुझे क्या क्या बोलना है। देखो, जब आपको 1 घंटा 1.5 घंटा कैमरा के सामने बैठना हो, फिर बोलना हो, तो ऑब्वियसली आपको सोचना है ना कि दैट मुझे क्या बोलना है, मैं उस वक्त क्या बोलूँ। तो उस वक्त भी हम एक स्टोरी बोर्ड बनाते हैं जिसमें हम पहले लिख के रखते हैं कि दैट मैं पहले ये बोलूँगा फिर ये बोलूँगा, मतलब एक तरह से हम सीक्वेंस में रखते हैं सारी चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से। और हाँ, एक थ्योरी हमेशा दिमाग में रखनी चाहिए, दैट्स कॉल्ड एज थिंक टुवाइस राइट वंस। थिंक टुवाइस राइट वंस। तो कल मैंने इसीलिए इस चीज़ को आगे नहीं लिया, कल मैंने आधे घंटे में ही सारा कुछ रैप अप किया था। उसकी रीज़न यही थी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं इसको आगे ले जाऊं, बाद में हम इसको 1-2 दिन के बाद मतलब चेंज करें। तो इसीलिए आप देखो, यहाँ पर आप अच्छे से नज़र रखो और देखो कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो फिग्मा, आप जानते हैं फिग्मा के बारे में। फिग्मा इज़ अ सॉफ्टवेयर। देखो ये सॉक्स गो फिग्मा, ये मैंने इसका नाम रखा है गो फिग्मा, इसका नाम है फिग्मा। तो फिग्मा में क्या है, हम अक्सर यूज़र इंटरफेसेस डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, आप पूरी की पूरी वेबसाइट कहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो, फिग्मा में। बट इट्स जस्ट अ डिज़ाइनिंग टूल, आप यहाँ पे डेवलप नहीं कर सकते। आप पूरा का पूरा मतलब सब कुछ डिज़ाइन करो, देन आप उसको डेवलप करना शुरू कर दो, ठीक है। तो दैट इज़ फिग्मा। अब फिग्मा के लिए भी अलग से क्लासेस होती हैं यहाँ पे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दैट इसी कोर्स के अंदर मैं आपको थोड़ा सा फिग्मा के बारे में भी बताऊँ, क्योंकि आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप यूज़र इंटरफेसेस डिज़ाइन कर सकते हो। देखो, डिज़ाइनर अलग होता है, डेवलपर अलग होता है, ठीक है। फ्रंट एंड का जो डिज़ाइनर होता है वो अलग होता है, फ्रंट एंड डिज़ाइन किसी और ने किया होता है, डेवलप कोई और करता है, ठीक है। ऐसा बहुत कम होता है कि दैट एक डेवलपर डिज़ाइनर भी होगा, ठीक है। और ऐसा भी बहुत कम होता है कि एक डिज़ाइनर डेवलपर हो, ठीक है। ये दो अलग अलग काम है, दो अलग अलग मतलब वर्क, जो आप ऐसा कह सकते हैं कि दे आर 2 डिफरेंट जॉब डिस्क्रिप्शंस, ओके। UI UX अलग है और जो हमारा डेवलपमेंट है वो अलग है, ठीक है। अब देखिए, मैंने एक फिग जैम यहाँ पे बनाया है, डरना नहीं, ओके। ये सिंपल है, ज़्यादा उसमें कोई चीज़ नहीं है। देखो मसला क्या है, मैं यहाँ पर H टूल का इस्तेमाल करता हूँ, आप चेक करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो अभी सोचा है, मैंने सोचा है कि चलो एक डेटाबेस होगी, हाँ, एक डेटाबेस होगी, उसके अंदर हमारे पास यूज़र मॉडल, सर्विस मॉडल, ऑर्डर मॉडल एंड पेमेंट मॉडल होगा, और एक और मॉडल होगा सपोर्ट टिकट। तो मतलब अगर मैं इसको देखूं तो हमारे पास टोटल में 1 2 3 4 5 मॉडल्स होंगे। यानी कि हमारी डेटाबेस के अंदर जो हम डेटाबेस स्टोर करेंगे ना, जो डेटाबेस हमारे ऑलरेडी है, उसमें हम यूज़र मॉडल, सर्विस मॉडल, ऑर्डर मॉडल, पेमेंट मॉडल एंड सपोर्ट टिकट मॉडल बनाएंगे। अब देखो, इसको पहले से ही सोचना और अच्छे से सोचना, मतलब खाना खाने के टाइम पे भी मैं यही सोच रहा था, चाय पीने के टाइम पे भी सोच रहा था, पता करो इसके फिर ऐसा बनाएंगे, फिर ऐसा बनाएंगे। ऐसा क्यों करना है? बिकॉज ये आप ज्यूरिंग कोडिंग नहीं सोच सकते। ज्यूरिंग कोडिंग आप लिख भी जाओ और मतलब सोचो भी कि मतलब हमारा डेटा स्कीमा कैसा होगा, ये मतलब लगभग मुश्किल ही है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज पता है क्या करते हैं, वो मीटिंग्स करते हैं इस चीज़ के लिए, और वो 2-3 हफ्ते तक तो बस यही बना रहे होते हैं। बाद में इस स्कीमा के बेसिस पर ही वो बोलते हैं सारे डेवलपर्स को काम करने के लिए, कोई भी इस स्कीमा से बाहर नहीं जाएगा। तो ये कुछ हमने यहाँ पर बनाया। तो देखो, यूज़र मॉडल के अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि क्या क्या हो।
देखो यूजर मॉडल के अंदर मैं चाहता हूं कि एक आईडी हो, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड इज एक्टिव। हाँ, क्या यूजर एक्टिव है भी कि नहीं, तो एक बूलियन होगा। प्रोफाइल पिक यूआरएल, ऑर्डर एक एरे होगी, ऑर्डर एक एरे होगी। रोल होगा, रोल जो है, हाँ यहाँ पर मैंने गलत लिखा है, रोल एक स्ट्रिंग नहीं है बल्कि रोल एक स्ट्रिंग ही होगी, लेकिन ये एक इनम होगा। क्या होगा? इनम। इनम एक डेटा टाइप है, इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। इसके बाद सर्विसेज, ठीक है, रिव्यूज, सर्विस कैटेगरी, बायो, लोकेशन, मोबाइल एक्सपीरियंस, स्पेशलाइज्ड, क्रिएटेड ऑन एंड लास्ट अपडेटेड। तो ये कुछ 16 है शायद, मैंने कल काउंट किए थे। हाँ, ये 16 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो दीज आर, हम कह सकते हैं कि दीज आर 16 की वैल्यू पेयर्स जो हम यूजर के अंदर सेव करेंगे, ठीक है। अब मतलब ये कौन सा यूजर होगा? इज दिस कस्टमर, क्लाइंट और एडमिन, और या कोई और होगा लाइक सर्विस प्रोवाइडर। देखो वो ये डिफाइन करेगा ये रोल, ठीक है। हम रोल बेस्ड लॉग इन करेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमने कल बनाया था ना कि वो सेलर के लिए अलग से मॉडल, ठीक है, इससे हमें क्या होगा कि हम एक ही रजिस्टर करेंगे, एक ही। तो एक बंदा रजिस्टर कर सकता है एज अ कस्टमर, एक बंदा रजिस्टर कर सकता है एज अ सेलर, ठीक है। यानी कि रजिस्टर पेज एक ही होगा, वहीं पर हम नीचे ऑप्शन लगा देंगे कि वेदर यू आर अ सेलर और वेदर यू आर अ यूजर। या अगर वो यूजर एज ए यूजर अगर वो मतलब रजिस्टर करे, मतलब एज ए यूजर अगर वो रजिस्टर करे, लेकिन कल को उसको लगता है कि दैट अरे मेरे को भी तो प्लम्बिंग आती है, या मैं भी तो इलेक्ट्रिशियन का काम जानता हूं, चलो मैं भी कौन सा अकाउंट बना लूं, सेलर अकाउंट। तो वो जल्दी से वहां पर अपने अकाउंट को ही किस में कन्वर्ट कर सकता है? सेलर अकाउंट में। या वो एक दूसरा अकाउंट बना ले दूसरी ईमेल से, वो भी पॉसिबल है, ठीक है। अब ये फिलहाल यूजर के ये एट्रीब्यूट्स होंगे, तो हम यूजर के मॉडल को इसी के हिसाब से बनाएंगे। तो ये डेटा स्कीमास जो है ना, डेटाबेस स्कीमास, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जितना ये एफिशिएंट होंगे, ठीक है, उतना ही कल को आपकी ऐप भी एफिशिएंट होगी, और उतना ही डेटा स्ट्रक्चर पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। कल को मतलब आप इस डेटा को कैसे हैंडल करोगे ड्यूरिंग कोडिंग, ठीक है, उससे आपके डेटा स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ेगा, और उससे भी एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगी। फॉर एग्जांपल वी कैन से अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अभी अगर आप डेटा को ऐसे ले रहे हो, आपने स्कीमास ऐसे ले रहे हैं कि वो लूप में आपने ले लिए हैं, आप एक ही डेटा बार बार ले रहे हो, एक ही डेटा बार बार ले रहे हो, जैसे हमने कल किया था। बिना सोचे समझे हमने एक ऐसा सेलर मॉडल बना दिया, लेकिन हमने इसको सोचा नहीं था कि दैट हम इसके साथ क्या करेंगे। तो लेकिन इससे क्या होगा कि खामखा में हम यूजर्स के 2 हिस्से कर रहे हैं, ठीक है। यूजर कलेक्शन के हम क्या कर रहे हैं? 2 हिस्से, सेलर को अलग और कस्टमर को अलग। तो बेटर इज टू गो विद दिस मॉडल। तो इसको मैंने बहुत मतलब सोच के बनाया है, ठीक है। आप चेक करो। इसके बाद हम सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। तो देखो सर्विस क्या होगी, सर्विस क्या होगी। देखो एक बंदा जब ऐड डालेगा, उसको मैंने सर्विस नाम रखा। देखो जब एक बंदा होगा, एक सेलर होगा, वो क्या करेगा? वो जरूरी अपना ऐड डालेगा ना, सर्विस डालेगा ना वो अपनी, बिकॉज वो सर्विस प्रोवाइडर है। तो वो सर्विस प्रोवाइडर का एक सर्विस टाइटल होगा, और सर्विस प्रोवाइडर होगा कि प्रोवाइड कौन करा रहा है। सर्विस का कॉस्ट होगा, क्या ये सर्विस एक्टिव है, क्या अभी भी अवेलेबल है, इस सर्विस के रिव्यूज, इस सर्विस के ऊपर डिस्काउंट, टाइम ऑफ कंप्लीशन, ये सर्विस कितने टाइम में कंप्लीट होगी, रीजन कौन से रीजन में आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, कैटेगरी इसकी क्या है, क्रिएटेड ऑन और अपडेटेड ऑन। अब देखो यहां पर थोड़ा कैच है, इसको समझो आप। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूं, आपको दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन। अब देखो यहां पर मैंने क्या किया, सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, दिस सर्विस प्रोवाइडर, मैंने इसकी टाइप क्या रखी? आईडी, और मैंने इसको लिखा है पर रिलेशन टू यूजर, इसकी रिलेशन यूजर के साथ है। ऑब्वियसली ये सर्विस प्रोवाइडर कौन होगा? ये सर्विस प्रोवाइडर यूजर ही तो होगा। तो मैंने इसके साथ एक लिंक लगा दी, इसको यूजर के साथ। एक तरह से जब आप सर्विस को मतलब गेट करोगे, जब आप सर्विस को गेट करोगे, आपको उसके साथ यूजर आईडी भी निकल जाएगी, ठीक है। आपको यूजर आईडी भी पता चल जाएगी, और उससे पता चलेगा आपको कि दैट ये कौन सा यूजर है जो ये सर्विस को प्रोवाइड करा रहा है। ऑब्वियसली उसका रोल क्या होगा? उसका रोल जो है वो होगा सर्विस प्रोवाइडर, है ना, उसका सर्विस प्रोवाइडर, क्योंकि वो सिंपल यूजर तो होगा नहीं, क्योंकि जो सर्विस प्रोवाइड कराता है वो तो जरूरी कौन होगा? वो सेलर होगा। तो इसका मतलब हुआ इस तरह से, इफ रोल इज सर्विस प्रोवाइडर देन ए पर्सन कैन प्रोवाइड सर्विस, एंड उस वक्त आप देखोगे उस सर्विस का लिंक होगा किसके साथ? यूजर के साथ। ओके, उसके बाद रिव्यूज, इस सर्विस के ऊपर रिव्यूज। अब रिव्यूज कौन करेंगे? अब रिव्यूज में 3 चीजें हैं। रिव्यूज में है स्टार्स, जो हम 5 स्टार रेटिंग देते हैं ना, तो ये रेटिंग हो गया, स्टार रेटिंग, तो ये नंबर होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है वो मिनिमम होगी 1, ठीक है, मैक्सिमम होगी 5। रिलेशन टू यूजर, और ये रिव्यू भी तो किसने दिया होगा? एक तो खुद रिव्यू होगा, स्टार्स होंगे, ठीक है, स्टार रेटिंग होगी, और दूसरा ये रिव्यू किसने दिया, किस यूजर ने इस रिव्यू को दिया था, तो वो भी, इसका लिंक भी किसके साथ है? यूजर के साथ। तो इसका मतलब सर्विस में ऐसी 2 चीजें हैं
जो मतलब यूजर से आएंगी। फॉर एग्जांपल अगर सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस प्रोवाइडर इज आल्सो इन यूजर, एंड जो रिव्यू देने वाला है, रिव्यू जिसने दिया होगा, जिसने कमेंट किया होगा सर्विस के ऊपर, वो भी यूजर ही होगा। लेकिन आप देखो यहाँ पर डिफरेंस है, रिव्यू करने वाला सेलर नहीं होगा, रिव्यू करने वाला कस्टमर होगा, ठीक है। और सर्विस प्रोवाइडर जो है, सर्विस प्रोवाइडर एक सेलर ही होगा, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ये हमारा दूसरा मॉडल था। अब इसमें इतनी सारी लिंक्स हैं कि आप मतलब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा कि ये हमें फिर कोड में कैसे लिखना है। अब देखो, अब एक ऑर्डर होगा, मान लो एक बंदा है, एक यूजर है, उसने एक सर्विस खरीद ली, ठीक है, उसने एक प्लम्बिंग सर्विस खरीद ली, उसको अपने घर में बाथरूम की फिटिंग करवानी है। तो अब उसने हमारी ऐप के थ्रू किसी सर्विस को बुक किया, तो वो एक ऑर्डर में आएगा, ठीक है। तो ठीक है, सबसे पहले तो कौन सी सर्विस ली उसने। अब मत आप यहां पर फिर से उस सर्विस की डिटेल लोगे, क्योंकि सर्विस की डिटेल तो ऑलरेडी यहां पर है ना। तो हम सिर्फ एक काम करेंगे, यहां पर सर्विस जो है ना, हमने यहां पर लिखा सर्विस, उसकी आईडी और रिलेशन टू द सर्विस मॉडल, यानी कि हम ऑर्डर के डेटा को जो फेच करेंगे ना, उसके साथ सर्विस का डेटा भी फेच होगा। लेकिन सर्विस का डेटा आप एक अलग से डेटाबेस, मतलब आप फिर से ऑर्डर के अंदर रिडंडेंसी नहीं कर रहे, आप फिर से ऑर्डर स्कीमा के अंदर फिर से सारी डिटेल्स नहीं ले रहे हो, बल्कि आप इसका रिलेशन दे रहे हो किसके साथ, उसको सर्विस के साथ। जब देखो, जब ये इस सर्विस की आईडी जब यहां पर सेव होगी, तो ऑब्वियसली आप उस आईडी की मदद से जब ऑर्डर को गेट करोगे, तो उस आईडी की मदद से आप सर्विस को भी गेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्डर की लिंक किसके साथ है, सर्विस के साथ। अब इसके बाद है ऑर्डर का कॉस्ट। अब आप कहोगे कि सर वो तो सर्विस कॉस्ट ही हुआ, लेकिन देखो क्या है, ऑर्डर कॉस्ट जो है और सर्विस कॉस्ट में इसमें डिफरेंस क्यों है। देखो, सर्विस कॉस्ट कैन बी $100, लेकिन एट द टाइम डिस्काउंट हो सकता है 10%, तो उसको ये मत पड़ेगा फिर $100 में। तो ऑर्डर कॉस्ट कैन बी -10%, ओके। तो पेमेंट मोड, ठीक है, पेमेंट मोड स्ट्रिंग है, लेकिन पेमेंट मोड स्ट्रिंग के साथ साथ इनम भी होगा कि पेमेंट इसने कैसे की, क्या ये कैश में देगा, ठीक है, क्या ये ऑनलाइन देगा, क्या ये कार्ड के थ्रू देगा, तो वो एक इनम होगा। स्टेटस, क्या ये ऑर्डर का हो गया कंप्लीट, इज कंप्लीटेड, कैंसल्ड, वगैरह वगैरह, ठीक है। और इसी तरह से कस्टमर, ठीक है, तो कस्टमर कौन है, मतलब किसने ये ऑर्डर किया, तो देखो तभी तो इसके साथ तो लिंक होनी चाहिए ना। तो कस्टमर की आईडी, अब मत मैं सारी की सारी कस्टमर की डिटेल यहीं पे भर दूं, तो मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने सिर्फ कस्टमर की आईडी ले ली और उसको इसके साथ लिंक करा दिया यूजर के साथ। तो क्योंकि कस्टमर भी कौन होगा, कस्टमर भी एक यूजर ही होगा, है ना। तो यूजर, बिकॉज कस्टमर भी यूजर डेटाबेस में ऐसे ही होगा। अच्छा, क्रिएटेड ऑन, अपडेटेड ऑन। अब ठीक है, ये ऑर्डर किसको गया, अब आप सोचोगे कि ये ऑर्डर किसको गया। ऑब्वियसली जिस बंदे ने सर्विस डाली थी उसमें सर्विस प्रोवाइडर का नाम था ना। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑर्डर से, अगर हमें ऑर्डर से किसका नाम निकालना होगा, सर्विस प्रोवाइडर का, तो हम इजीली इसको फॉलो करके सर्विस प्रोवाइडर का नाम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक और हो गया। उसके बाद पेमेंट। अब ठीक है, ऑब्वियसली जब एक ऑर्डर कंप्लीट होगा, जब पेमेंट मोड ये सिलेक्ट कर लेगा, अब बाय डिफॉल्ट पेमेंट क्या होगी, बाय डिफॉल्ट पेमेंट होगी स्टेटस, हम बोल सकते हैं। अगर स्टेटस अभी नॉट फुलफिल्ड है, अभी अगर ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि पेमेंट भी पेंडिंग हो। तो उसके लिए हम सबसे पहले पेमेंट में ऑर्डर मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। यानी कि यहां पर आप देखोगे, यहां पर पहली चीज है ऑर्डर, यानी ये पेमेंट जो हुई थी ना, वो किस ऑर्डर के अगेंस्ट हुई थी। यानी कि ये जो ये पेमेंट है, ये जो ये पेमेंट वाला सेक्शन है, इसमें ये जो ये वाली पेमेंट है, ये किस ऑर्डर के अगेंस्ट हुई थी, तो वो ये वाला होगा। तो हमने ऑर्डर के साथ इसको लिंक कर दिया। तो इसकी रिलेशन जो है ना, ऑर्डर की रिलेशन, वो किसके साथ है, इसके साथ। यानी कि पेमेंट की रिलेशन किसके साथ है, ऑर्डर के साथ। उसके बाद पेमेंट का अमाउंट। अब पेमेंट अमाउंट कैसे डिफरेंट हो सकता है ऑर्डर के कॉस्ट से, हो सकता है कि ये पेमेंट हाफ हो, तो इसीलिए यहां का वैल्यू और यहां का वैल्यू डिफरेंट है। वरना आप बोलते कि सर जितना ऑर्डर कॉस्ट है उतनी ही तो पेमेंट होगी ना, नहीं, इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। हो सकता है कि ऑर्डर कॉस्ट जो है वो कितना हो, ऑर्डर कॉस्ट $100 का हो, एंड जो पेमेंट है वो अभी हमने कितनी रिसीव की, $50, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि हमने $50 का ही पेमेंट लिया हो इन हैंड, और बाद में बाकी हमें कब मिलेगा, काम करने के बाद में। तो उस वक्त मत पेमेंट जो है वो बराबर होगी किसके, ऑर्डर कॉस्ट की। तो इसीलिए मैंने यहां पर लगा दिया पेमेंट अमाउंट, और ये पेमेंट अमाउंट भी क्या होगी, नंबर। उसके बाद स्टेटस, क्या ये पेमेंट हो गई, कैंसिल हो गई, रिफंड हो गई, तो उसका स्टेटस। बाद में पेयर कौन था, ये पेमेंट दी किसने, इसकी लिंक किसके साथ होगी। देखो मैंने येलो कलर की लाइंस बनाई है, और इसकी लिंक यूजर के साथ होगी, क्योंकि जो पेयर होगा ना, जो पेयर होगा वो कौन होगा, दैट पेयर विल बी ए यूजर। और हाँ हाँ,
अब इसमें देखो, अब हम पेमेंट्स को इसलिए अलग रख रहे हैं बिकॉज दैट्स द रीजन, बिकॉज हम अपने फाइनेंसेस को अलग रखना चाहते हैं। हम देखो, ऑर्डर्स कैन गेट कैंसल्ड, ठीक है, ऑर्डर का स्टेटस हो सकता है कि दैट वो कैंसिल हो गया, लेकिन मान लो पेमेंट जो है, पेमेंट हो गई थी, बाद में ऑर्डर कैंसिल हो गया, तो मैं चाहता हूं कि दैट पेमेंट्स का ऑप्शन में क्या रखूं, अलग से, क्योंकि ये फाइनेंशियल डेटा जो है ना, इसको हम ऑर्डर्स के साथ कंबाइन नहीं करना चाहते। तो इट्स मतलब दैट, फॉर दैट रीजन, वरना तो मैं पेमेंट की चीजें यहीं पे डाल देता। तो मान लो जब मैं ऑर्डर फेच करूंगा, जब मैं ऑर्डर का डेटा फेच करूंगा, उसमें पेमेंट की डिटेल्स नहीं होंगी, तो पेमेंट की डिटेल्स एक तरह से हिडन होंगी। लेकिन जब मैं पेमेंट को गेट करूंगा, वहां से मैं ऑर्डर को गेट कर सकता हूं, क्योंकि अगर मैं पेमेंट्स को गेट करूंगा, अगर मुझे पेमेंट्स चाहिए कि कितनी पेमेंट्स हो चुकी हैं पिछले मंथ में, फॉर एग्जांपल कल को आप एक डैशबोर्ड बनाओगे, आप देखना चाहते हो कि कितनी पेमेंट्स आ गई हैं हमारे पास, तो पेमेंट के साथ साथ आपको सिर्फ ऑर्डर की आईडीज निकलेंगी, पूरा ऑर्डर नहीं निकलेगा। तो इससे भी आप एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, क्योंकि वरना अगर देखा जाए, हम तो एक ही में सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन फिर जब हम गेट करते हैं ना, तो फिर सारी चीज़ें एक साथ आ जाती हैं, तो उससे भी डेटाबेस के ऊपर ओवरहेड बढ़ जाता है। दूसरा फिर मैंने एक और बनाया, इसमें और भी अभी एडिशंस होंगी। दूसरी मैंने बनाई सपोर्ट टिकट। अच्छा, इसमें हम बात कर रहे थे पहले रिसीवर का, अभी जो पेयर होगा और जो रिसीवर होगा, ये दोनों ही यूजर होंगे, तो इसीलिए इनकी लिंक्स किन के साथ है, यूजर के साथ। पेमेंट किस दिन हुई थी और अपडेट किस दिन हुई थी, ओके। उसके बाद सपोर्ट टिकट, मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम है, तो वो एक सपोर्ट टिकट रेज करेगा। सपोर्ट टिकट रेज करने का मतलब दैट मीन्स वो हमें एक तरह से मैसेज भेजेगा। तो यूजर कौन होगा, यानी कि किसने सपोर्ट टिकट किसने रेज किया, सब्जेक्ट क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, स्टेटस क्या वो हो गया, क्या ओपन है, क्या स्टेटस ओपन है या इन प्रोग्रेस है, क्या उसका मसला हल हो गया या अभी उसका मसला प्रोग्रेस में ही है। और इसी तरह से ये सपोर्ट टिकट कब क्रिएट हुआ था और अपडेट कब होगा। तो ये देखो, ये हमारा कुछ इस तरह से मतलब डेटा स्कीमा लग रहा है। अब आप कहोगे कि डेटा स्कीमा बनाने का क्या फायदा है। देखो, एक घंटा या 2 घंटा या 1.5 घंटा जब आप इसके साथ दोगे ना पहले ही, ठीक है, नाउ आपको लिखने के टाइम पे सोचना नहीं पड़ेगा कि किसको किसके साथ रिलेशनशिप है। ये एक तरह से आपने बनाया हुआ है डिजाइन। इसी तरह से जब हम कोई फ्रंट एंड डिजाइन बनाते हैं ना, तो कौन से पेज के बाद क्या खुलेगा, मतलब पहले ये पेज होगा, बाद में इसको क्लिक करोगे, ये ओपन होगा, फिर ये ओपन होगा, फिर यहाँ जाएगा, इधर जाएगा। तो वो जो हम बनाते हैं ना, वो जो फ्लो होता है, वो फ्लो हम किस में बनाते हैं, FigJam के अंदर। किसके अंदर, FigJam। तो ये बहुत इजी टू यूज टूल है, इसमें कुछ नहीं होता, बस यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर ये ट्रायंगल वैंगल होते हैं, इनको उठा लो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल उठा लिया, इसको ऐसे ही लिखो, इसमें फिर बीच में टेक्स्ट लिख दो, ठीक है। ये इजी टू यूज टूल है। बाद में इनको आप ऐसे, मान लो अगर मैंने एक और बॉक्स बनाया, जैसे सर आपने फ्लो चार्ट्स पढ़े होंगे ना, फ्लो चार्ट्स, यहाँ पर फ्लो चार्ट्स भी बना सकते हो आप। देखो, जैसे इसको इसके साथ लिंक कर दो, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पर मान लो ट्रायंगल है, इसी तरह से यहाँ पर ये है दिस वन, तो इस तरह से आप बना सकते हो। लाइक चलो, इसको मैंने इसके साथ लिंक कर दिया, ठीक है, आप इसको इसके साथ लिंक कर दो, ठीक है। तो इस तरह से मतलब आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं। फ्लो चार्ट्स में आप काम क्या होता है फ्लो चार्ट का, यही शो करना कि दैट हम असल में कर क्या रहे हैं। जब आप एक इंजीनियरिंग में डिज़ाइन बनाते हो किसी चीज़ का, तो उसमें भी हम पहले फ्लो, आर्किटेक्चर में डिज़ाइन ही बनाते हैं ना उस चीज़ का। पहले देखो, अगर हम ऐसा करेंगे कि मकान बनाना शुरू कर देंगे डायरेक्टली, बाद में फिर 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे, एक बोलेगा ये करो, दूसरा बोलेगा ये करो, तो वो प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आजकल आप देखते हैं हम 40-50 हज़ार किसको दे देते हैं, इंजीनियर को ही दे देते हैं, हायर करते हैं उसको, वो एक डिज़ाइन दे देता है। बाद में खुद पता होता है ना कि बाथरूम कहाँ पर है, वॉश बेसन कहाँ पर लगेगा, ये मतलब ये फिर हमें खुद से सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हमें इंटीरियर्स को डिज़ाइन करना होता है, उसके लिए हम एक इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर करते हैं, वो भी दिखाता है कि मतलब कहाँ पर क्या लगेगा, कौन से पर्दे लगेंगे, किस कलर का कलर पेंट होगा, बाकी सब चीज़ें, है ना। तो इस तरह से मैंने ये बनाया। तो थोड़ी सी जहमत, थोड़ी सी तकलीफ अगर इसमें आपको उठानी पड़े, ठीक है, तो ये बनाया करो। और हाँ, यही चीज़ आपका सबूत है कि दैट आपने ये प्रोजेक्ट खुद बनाया था। पता है, जब आप यूट्यूब से देखते हो या जब आप फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट ऐसे ही कॉपी करके पेस्ट कर दिया, अगर उन्होंने आपसे बोला बाहर, यहाँ पे तो वैसे इंडिया में नहीं होता, बाहर की कंट्रीज में वो बोलते हैं कि बताओ आप लोगों ने इसका ये डिज़ाइन कहाँ पर बनाया था इनिशियली, कब आपने इसको क्रिएट किया था, है ना। तो वो इन चीज़ों को देखते हैं। और हाँ, यहाँ पर भी जो प्रीमियम यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो भी देखती हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कर दिया। अब हम देखते हैं कि हमें इसके हिसाब से काम करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको मैं यहीं पर रखता हूँ ऐसे, ठीक है। और हम अपने कहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे अपने कोड में, ठीक है, हम अपने VS कोड में जाएंगे। और अभी VS कोड में जाने के बाद मुझे लगता है कि दैट सेलर मॉडल तो नहीं है, तो आई कैन जस्ट डिलीट दिस सेलर मॉडल, ठीक है। सेलर मॉडल मुझे क्रिएट ही नहीं करना चाहिए था कल। तो अब हम इसी यूज़र मॉडल को ही जो है ना अच्छे से बनाएंगे। तो ठीक है, पहली चीज़
यहाँ पर कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। मैंने पूरा का पूरा ही डिलीट कर दिया। अब आप देखो हम क्या बनाएंगे। देखो पहली चीज आप लिखोगे कांस्टेंट। दो चीजें हो सकती हैं, आप ऐसे बना सकते हो, हम बनाते हैं ना। देखो इसमें मैं वापस जाता हूं, पहले चेक करो इसमें और इसमें फर्क क्या है। आप यहां पर सीखने आए हो, है ना, तो मुझे आपको सारी मेथड सिखानी है। एक है ये तरीका mongoose.model यूजर, और यूजर के अंदर ये हो गया नेम, और दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज होती है एक स्कीमा। दूसरी चीज क्या होती है, डेटा स्कीमा, डेटाबेस स्कीमा। लेकिन देखो मैं क्या करता हूं, आज कुछ और लिखते हैं यहां पर। मैं यहां पर कर सकता हूं ऐसे कांस्टेंट, ठीक है, स्कीमा, यूजर स्कीमा, हाँ ऐसे लिखेंगे यूजर स्कीमा, ओके। यूजर स्कीमा इज इक्वल टू न्यू, ठीक है, न्यू mongoose डॉट स्कीमा। देखो इसमें आता है स्कीमा करके एक चीज, ठीक है। तो कांस्टेंट यूजर स्कीमा इज इक्वल टू न्यू mongoose डॉट स्कीमा, और स्कीमा को आपने कॉल किया और यहां पर आप स्कीमा बनाना शुरू कर दो, ठीक है, ओके। तो हमने स्कीमा बनाना शुरू कर दिया। अब बताओ क्या क्या है हमारे पास। चलो एक काम करते हैं, साइड बाय साइड रखते हैं कोड को, ठीक है, साइड बाय साइड इसको बंद कर देते हैं। सबसे पहले तो हमें होगी यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम। अब यूजर नेम क्या है, अब बहुत ही इसको डिफरेंट तरीके से लिखेंगे। इसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग होगी, चलो सही है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है, ईमेल, ठीक है, ईमेल। अब ईमेल क्या होगी, ईमेल की जो टाइप है वो भी स्ट्रिंग ही होगी, ओके, ईमेल की टाइप स्ट्रिंग होगी। लेकिन इसमें कुछ और भी एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे कि आप इसको रख सकते हो यूनिक ट्रू। क्या रख सकते हो, यूनिक, ऐसे यूनिक ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट दिस शुड बी यूनिक, ईमेल जो है यूनिक होनी चाहिए। और दूसरा आप रखोगे रिक्वायर्ड। क्या रखोगे, रिक्वायर्ड ट्रू। इसका मतलब क्या होता है कि ये नेसेसरी है ईमेल। तो इस तरह से मैंने ईमेल लिख दिया। अब इसके बाद पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड। देखो एक बार जब डेटा स्कीमा आप अच्छे से लिखोगे ना, बाद में आप याद रखना कि ऐप बनाना बहुत इजी हो जाएगा। बिकॉज बाकी फिर क्या करना है, CRUD ऑपरेशंस करने हैं, डेटा इधर उधर डेटा मैनिपुलेशन करनी है, ठीक है। तो उसके लिए कंट्रोलर बनाना इजी होगा। कहीं कहीं पे हो सकता है कि कोई लॉजिक थोड़ा सा मुश्किल हो, तो वो आपको समझना पड़े, ठीक है। तो टाइप स्ट्रिंग है। देखो आप चाहो तो इसको भी रिक्वायर्ड ट्रू लगा सकते हो, सो दैट कि विदाउट पासवर्ड कोई चीज सेव ना हो। लेकिन देखो एक चीज है, पासवर्ड के बगैर वैसे भी कोई चीज सेव नहीं होगी, क्योंकि हम पासवर्ड को वहां पे भी लिखते हैं ना, क्या हम लिखते हैं ना कि दैट पासवर्ड होना चाहिए। अगर पासवर्ड नहीं है तो बोलना ऑल क्रेडेंशियल्स रिक्वायर्ड, ठीक है। पासवर्ड भी हो गया। इसके बाद दूसरी चीज इज एक्टिव। क्या ये एक्टिव है कि नहीं, ठीक है, इज एक्टिव। तो इज एक्टिव की जो टाइप है वो क्या होगी, इज एक्टिव की टाइप जो है वो होगी बूलियन, ठीक है। एरर पता है किस चीज का आ रहा है, क्योंकि मैं यहां पर कॉमा नहीं लिखा, ठीक है। और तो इज एक्टिव की टाइप है बूलियन। एंड हाँ, इसमें भी एक एट्रीब्यूट जाती है, उसको लिखते हैं हम डिफॉल्ट। क्या लिखते हैं, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट तो फॉल्स ही होगा, ठीक है, डिफॉल्ट क्या होगा, फॉल्स। अब आप कहोगे कि ये एक्टिव, अगर यूजर को हमने डिफॉल्ट फॉल्स कर दिया, ये एक्टिव कब होगा। देखो इसको क्या करना होगा, जब ये यूजर एक बार रजिस्टर हो जाएगा, इसको फिर बाद में वहां पर एक ऑप्शन हम देंगे कि एक्टिव पे क्लिक कर दो, ठीक है। जैसे ही एक्टिव पे क्लिक करेगा तो ये हम ट्रू करा देंगे। हाँ, यूजर करेगा, यूजर ही करेगा, मतलब एक्टिव, ठीक है। यूजर ही एक्टिव बटन पर क्लिक करेगा। इसका मतलब यूजर बोल रहा है कि दैट हाँ मैं एक्टिव हूं। अब ये है ना कि ये मसला ये किसके लिए है, ये यूजर के लिए है होगा या सेलर के लिए, ये सेलर के लिए होगा। पता है क्यों, हो सकता है कि सेलर अभी पढ़ रहा है, उसको 3 महीने कहीं गया है एंड उसकी सर्विसेज अभी अवेलेबल नहीं है, तो उसकी अगर वो इज एक्टिव, यानी कि अगर वो मतलब इज एक्टिव को फॉल्स कर दे, यानी कि अगर वो डीएक्टिव कर दे, डीएक्टिव मतलब उसने अकाउंट क्या कर दिया, डीएक्टिव, तो हम उसकी सर्विसेज को भी क्या कर देंगे, डीएक्टिव कर देंगे, सो दैट हम उनको फ्रंट एंड पे शो ना करें। देखो क्या होगा, आप ऐसा समझ लो, देखो परसों हम एक मतलब हेयर सलून को ढूंढ रहे थे, ठीक है, मतलब किसी को बाल काटने जाना था, तो एक बंदा हेयर सलून ढूंढ रहा था। अब वहां पर क्या हुआ कि जब हम गए, हमने गूगल मैप से नंबर निकाला, हम फोन कर रहे हैं, नंबर चल ही नहीं रहा। अब मुझे एक बात बताओ, यूजर एक्सपीरियंस के हिसाब से ये कितनी गलत चीज है कि एक बंदा गूगल मैप पे आपका नंबर निकाल रहा है, देन आपको कॉल कर रहा है, वो आपकी शॉप के बाहर खड़ा है एंड आप वहां पर हो ही नहीं, है ना। तो उसको क्या चाहिए था कि बिफोर, अगर उसको लगता है कि मैं 1 महीने की छुट्टी पे हूं या 2 महीने की छुट्टी पे, वो अपने अकाउंट को तब तक
इज एक्टिव को क्या कर दें, डीएक्टिव कर दें। तो जब वो इज एक्टिव फॉल्स होगा तो हम उसकी सर्विसेज को एक तरह से पीछे कर देंगे। तो ये हमें एल्गोरिथम के लिए जरूरत पड़ेगा। एल्गोरिथम समझते हो ना, यानी कि जो हम मतलब ये सर्विसेज हम आगे नहीं रखेंगे फ्रंट में, हम उस वक्त क्या लिखेंगे कि देखो जिन सर्विसेज में इज एक्टिव फॉल्स होगा वो सर्विसेज पीछे कर दो या उनको दिखाओ अनअवेलेबल, क्या दिखाओ, और हम ये फ्रंट एंड पे इजीली कर सकते हैं। देखो एक मतलब यूज स्टेट हुक को समझना, यूज इफेक्ट हुक को समझना वो इजी है, लेकिन दीज फ्लोज ये जो हम क्रिएट कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं अभी कि डेट हमारे ऐप के साथ क्या क्या होगा, ये मुश्किल होता है। ठीक है, ये चीज मुश्किल होती है क्योंकि यहां पर आपको अब क्योंकि हम अब एक स्पेसिफिक ऐप बना रहे हैं और हमें उसी स्पेसिफिक ऐप के अंदर सोचना है। हमें सोचना है कि अगर मैं इसको यूज कर रहा होता तो मुझे क्या क्या इस चीज से मैं क्या क्या एक्सपेक्ट करता, और उसी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमें इसका एक्सपीरियंस क्रिएट करना है। इसी को हम बोलते हैं यूजर एक्सपीरियंस। ओके, तो इज एक्टिव आपको हो सकता है कि लगेगा कि इसमें कोई चीजें ये क्या बकवास है, ये नहीं रखना चाहिए था, ये इससे तो डेटा बहुत ज्यादा लेना पड़ेगा हमें, लेकिन बड़ी बड़ी एप्स में तो यही होता है। ठीक है, और मैंने पहले भी कहा है कि आजकल का जो आर्किटेक्चर होता है दैट्स कॉल्ड एज डेटा ड्रिवन आर्किटेक्चर, है ना। चलो ठीक है, अब इसके बाद ऑर्डर्स हो गए। अब इस बंदे ने क्या क्या ऑर्डर किया है, तो ये ऑर्डर्स जो है ये एरे होगी, क्या होगी, ऑर्डर्स एरे। देखो मैंने लिखा है यहाँ पर ऑर्डर्स क्या होगी, इट विल बी एन एरे ऑफ ऑर्डर्स। ठीक है, चलो ठीक है, ये एरे जो है ऑर्डर्स की। अब इसमें क्या होगा, मतलब इसमें क्या होगा, ऑर्डर्स में क्या होगा, देखो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही होगा और इसमें सबसे पहले होगा ऑर्डर नेम। ठीक है, या ऑर्डर की आईडी, क्या लिखोगे आप, ऑर्डर आईडी। तो ठीक है, ऑर्डर की आईडी, ऑर्डर आईडी, और ये कौन सी आईडी होगी, हाँ जो ऑर्डर मतलब ऑर्डर की आईडी होगी वही। और आप देखो दिस ऑर्डर आईडी इज हैविंग द रिलेशनशिप विद ऑर्डर्स, है ना, इसकी रिलेशनशिप है विद ऑर्डर्स। इसका मतलब जो हम यहाँ पर ऑर्डर्स सेव करेंगे उनकी रिलेशन किसके साथ होगी। अब है इसमें मसला कि दैट ये आईडी की टाइप क्या होगी। ठीक है, इसकी टाइप क्या होगी, तो ये समझना थोड़ा आपको यहाँ पर है। इसकी टाइप जो होती है वो होती है mongoose.schema.types, mongoose.schema.types.object_id। क्या होती है इसकी आईडी, mongoose.schemas.types.object_id। तो ऑर्डर आईडी की टाइप देखो क्या है, समझ रहे हो, ऑर्डर आईडी की जो टाइप है वो है mongoose.schema.types.object_id। अब आप कहोगे कि सर ये कौन सी टाइप है, ये जो हम ये वाली आईडीज होती है ना, ये वाली आईडीज किसकी, जो MongoDB की ये बीसन आईडीज होती हैं, जो ना MongoDB खुद से एक तरह से हर किसी ऑब्जेक्ट के साथ लगा देता है, उनको ही हम बोलते हैं, उसको हम शॉर्ट में तो बोलते हैं बीसन आईडी, लेकिन वो मंगूज के स्कीमा के अंदर टाइप्स में ऑब्जेक्ट आईडी में सेव होता है। तो इससे इसको पता चल जाएगा कि दैट ऑर्डर आईडी है क्या। ऑर्डर आईडी की टाइप जो है वो ये है, तो लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सेव किस में होगा, वो किस एट्रीब्यूट में सेव होगी, वो ऑर्डर आईडी में सेव होगी। ठीक है, तो ऑर्डर आईडी में सेव होगी और हम लिखेंगे mongoose.schema.types.object_id। अब देखो इसमें क्या फायदा, इस चीज का क्या फायदा है, देखो मैं आपको इधर बता दूं। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, लाइक आप इसको भी एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, आप इसको एक ऑब्जेक्ट बना सकते हो कि ऑर्डर आईडी एक चीज है, और ऑर्डर आईडी में फिर आप लिख सकते हो कि देखो ये टाइप है। ठीक है, mongoose.schema.types.object_id, और आप इसको बोल सकते हो कि देखो इसमें एक चीज होती है, इसमें भी एक एट्रीब्यूट होता है दैट्स कॉल्ड एज रेफ। क्या बोलते हैं उसको, रेफ। तो रेफ क्या है, इसके साथ हम उसको लिखेंगे कि इसकी रेफरेंस जो है ना वो है किसके साथ, अगर देखोगे आप, अगर आप स्कीमा चेक करोगे, इन ऑर्डर्स की रेफरेंस, इसकी रिलेशन किसके साथ है, ऑर्डर के साथ। तो मैं इसको लिखूंगा रेफ। ठीक है, रेफ ORDER। ठीक है, तो जरा मैं इसको बड़ा करूंगा, ये देखेंगे कैसा दिखेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा है। ठीक है, तो मैंने बताया कि देखो ऑर्डर्स जो है ना, ऑर्डर्स वो एरे हैं। किन की एरे हैं, ऑर्डर आईडीज की। किन की, ऑर्डर आईडीज की। और वो ऑर्डर आईडी की टाइप क्या है, वो ऑर्डर आईडी की टाइप है mongoose.schema.types.object_id। और वो ऑर्डर आईडी आएंगी कहां से, वो आएंगी ऑर्डर मॉडल से। हाँ
जैसे आप लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन करते हो एसक्यूएल में, यहां पर ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर्स जो है ना एक एरे है, लेकिन हम यहां पर कोई डेटा सेव तो नहीं रख रहे हैं ना, हम सिर्फ ऑर्डर आईडी सेव रख रहे हैं। हम सिर्फ क्या रख रहे हैं, सेव। अब उन ऑर्डर आईडी से आप क्या निकालोगे, पूरी का पूरा ऑर्डर मॉडल निकालोगे। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि दैट हर किसी स्कीमा की आईडी होती है एक, वो उसका प्राइमरी की होता है। तो प्राइमरी की किसी भी स्कीमा के अंदर उसका प्राइमरी की कौन है, वो ये है, दिस इज द स्कीमा, सॉरी प्राइमरी की, ओके। और इसका ये ऑर्डर आईडी जो है ना, ये पता है ये क्या होगा, दिस विल बी नाउ फॉरेन की, क्योंकि इसकी मदद से आप क्या निकालोगे, इसकी मदद से आप वो निकालोगे, क्या बोलते हैं इसको, मतलब ऑर्डर निकालोगे पूरा का पूरा, ठीक है। एसक्यूएल पढ़ा है आपने कभी निम्रता? थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा आपने, तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो ऑर्डर आईडी, तो मैंने सिंपली क्या कहा कि जो मैं यहां पर ये बोल रहा हूं ना आपको कि ये लिंक्स है इनके साथ, ठीक है, ये लिंक्स जो हम कर रहे हैं, ठीक है, जो लिंक्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो ये लिंक्स हम ऐसे ही क्रिएट करते हैं। एक तो ये ऑर्डर क्या होगी, इट विल बी एन एरे ऑफ ऑर्डर्स, इसमें हमने ऑर्डर आईडी लगा दी, उसकी टाइप मैंने लिखी है यहां पर आईडी, और लिखा है रिलेशन टू ऑर्डर। तो रिलेशन टू ऑर्डर ऐसे ही क्रिएट करते हैं रेफरेंस लगा के, ठीक है, रेफ ऑर्डर, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अब बताओ दूसरी चीज क्या है, चलो ये तो हो गया, हाँ हाँ, ये ऐसे ही लेना होता है, ये इसका सिंटेक्स ही ऐसे ही है, ठीक है। अब देखो, अब हम एक और चीज देखेंगे यहां पर, जो हमारा है, इसको हम थोड़ा सा यहां पर रखते हैं, इसको क्या हो गया, ठीक, हाँ। देखो अब ऑर्डर्स के बाद हमारा रोल है, ठीक है। तो ठीक है भाई, रोल। अब रोल जो है, रोल को भी आप ऐसे लिख लो कि रोल जो है वो टाइप जो है उसकी वो स्ट्रिंग है, रोल तो स्ट्रिंग ही होगा, ठीक है। लेकिन इसमें आप देखो, इसमें आपको पहले ही से आप डिफाइन करके रखोगे कि क्या क्या रोल आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। तो आप एक इनम लिखोगे इसमें, ठीक है, इनम। हाँ, इनम क्या होता है, अगर आपको पता होगा इनम क्या होता है, इनम होता है वो भी एक डेटा टाइप स्ट्रिंग ही होता है, लेकिन उसमें हम पहले ही स्पेसिफाई करके रखते हैं कि दैट मैं कौन कौन सी चीज लेने वाला हूं, ठीक है। तो हम इसको बोलेंगे कि इनम है, इनम में आप इस तरह से लिखोगे एक एरे, ठीक है, और आप पहले ही रोल डिफाइन करके रखोगे। देखो, या तो ये एडमिन होगा, ठीक है, कॉमा लगा के इस तरह से आप लिखो, या तो ये कस्टमर होगा, ठीक है, ओके, या तो ये मान लो एक सर्विस प्रोवाइडर होगा, क्या होगा। लेकिन ये आप याद रखना, ये किस में लिखने हैं, ये ऐसे लिखने हैं, सर्विस, या तो ये क्या होगा, सर्विस। हाँ, हम ड्रॉप डाउन अगर बनाएंगे तो उसके हिसाब से फिर उसमें यही तीन चीजें आएंगी। हाँ, तो बनाना, देखो जब एक बंदा लॉगिन करेगा तो उसमें एक ड्रॉप डाउन होगा, तो ड्रॉप डाउन में सिर्फ हम कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर रखेंगे, एडमिन के लिए हम वहां पर कोई जगह रखेंगे नहीं, क्योंकि एडमिन तो हम सीड करके रखेंगे, ओके। तो चलो ये भी आ गया आपको समझ, इसमें क्या करना है, ठीक है। तो टाइप स्ट्रिंग है, इनम एडमिन है, और बताओ बाय डिफॉल्ट, मान लो अगर आपने वो ड्रॉप डाउन बनाया भी नहीं, मान लो अगर हमने वो ड्रॉप डाउन बनाया भी नहीं, तो हम डिफॉल्ट में बोलेंगे कि देखो भाई डिफॉल्ट में वो कस्टमर ही होगा। यानी कि अगर आप ऐसे ही लॉगिन कर लो तो उसका रोल बाय डिफॉल्ट क्या चला जाएगा, कस्टमर। एडमिन तो हम उसको होने नहीं देंगे, और सर्विस प्रोवाइडर वो कर सकता है, यानी कि वो अपने रोल को कन्वर्ट कर सकता है फ्रॉम कस्टमर टू सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। बस ये समझ में आ गया। एडमिन हम होंगे ना, एडमिन एक ही होता है किसी भी ऐप का, एडमिन कितने होंगे किसी भी ऐप के, एक, हाँ वो अलग से बनाएंगे, लेकिन रोल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो रिव्यूज, हाँ यहां पर एक चीज है, फिर से एरर दे रहा है क्योंकि आपने यहां पर कॉमा नहीं डाला, ठीक है, ओके। तो जरा बताएं यहां पर रिव्यूज में आप क्या होगा, आप देखो रिव्यूज में भी है, रिव्यूज में तो पहली चीज है वो एक एरे होगी, किसकी एरे होगी, ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। उसमें तो सबसे पहले होगा एक स्टार रेटिंग, क्या होगी, स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग की टाइप जो है वो नंबर होगा, स्टार रेटिंग क्या होगा, एक नंबर, ठीक है। उसके बाद आप चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो स्टार रेटिंग, फिर इसके अंदर एक और करली ब्रेस, उसमें टाइप नंबर, ठीक है। और इसमें आप लिखोगे रिलेशन टू, वैसे मुझे लगता है वैसे ही लिखना चाहिए,
पता है इसकी रीजन क्या, मैं बताता हूं। देखो स्टार रेटिंग, टाइप, ठीक है, नंबर, ठीक है, टाइप क्या रखा आपने, नंबर, इसमें भी एट्रीब्यूट जाते हैं मिन, ठीक है, मिन 1, ठीक है, और मैक्स 5, ठीक है, आया समझ। यानी कि स्टार रेटिंग कोई 6 की स्टार रेटिंग नहीं दे सकता, वहां पर एट्रीब्यूट डेटाबेस में सिर्फ वैल्यूज एक्सेप्ट क्या होंगे, 1 से लेकर 5 तक, तो वो उतनी तो होती है ना 5 स्टार रेटिंग में। तो स्टार रेटिंग हमने ऐसे लिया। और दूसरा रिव्यू के साथ क्या होगा, यानी कि इस यूजर को अगर किसी ने रिव्यू दिया होगा तो एक तो स्टार रेटिंग होगी, दूसरी होगी ये किसने दी होगी, ऑब्वियसली कोई यूजर ही होगा ना। तो यूजर की आईडी किसी ने दिया होगा, किसी यूजर ने दिया होगा, ठीक है, तो उस यूजर की आईडी बताओ, उसका टाइप क्या होगा, वो ये होगा, उसकी जो टाइप है वो इस तरह से होगी, दिस वन, ठीक है। तो यही मैं आप कॉपी कर लेता हूं यहां पर, ठीक है, लेकिन इसका रेफरेंस किसके साथ होगा, यूजर के साथ, क्योंकि रिव्यू देने वाला खुद एक यूजर होगा। जरा इसको एक काम करते हैं, इसको फॉर्मेट कर देते हैं पहले। देखो फॉर्मेट करने के बाद ये कुछ ऐसे हो जाएगा, तो हमारा थोड़ा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, रोल टाइप इनम डिफॉल्ट कस्टमर, रिव्यूज, ठीक है, स्टार रेटिंग, यूजर आईडी, और खुद रिव्यू होगा, खुद क्या होगा, खुद रिव्यू, या वो रिव्यू क्या होगा, उसकी टाइप बताओ, उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, यानी कि वो लिखेगा ना कुछ कि इसने सर्विस कैसी दी, बाकी सब चीजें, तो रिव्यू स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हो गया फिलहाल रिव्यूज का। अब देखो आप जरा इसको भी हम इस तरह से बड़ा कर देते हैं, देख लेते हैं। अब चलो रिव्यूज का भी हो गया, अब है सर्विस कैटेगरी, बायो लोकेशन, मोबाइल, ये सब चीजें, ठीक है। तो रिव्यूज का हो गया। अब इसके बाद इसको है ना, ये मैं भूल जाता हूं क्या क्या लिखना है, मेरी ये मुझे एक है मसला कि मैं जल्दी भूल जाता हूँ, ये जो क्विक चीज़ें हैं ना, क्विक चीज़ें जो याद रखनी, जहाँ से उठा के यहाँ हुए, मैं जल्दी भूल जाता हूँ। तो रिव्यूज, उसके बाद सर्विस कैटेगरी, ठीक है, सर्विस कैटेगरी, सर्विस कैटेगरी क्या है, वो स्ट्रिंग होगी, ठीक है, चलो वो स्ट्रिंग होगी, ओके। उसके बाद बायो, ठीक है, उसके बाद बायो जो है वो भी एक स्ट्रिंग होगी, ठीक है, वो भी एक स्ट्रिंग होगी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है वो टाइप स्ट्रिंग करके लिखना, ठीक है। वो हम तभी करते हैं जब हमें कुछ और भी एट्रीब्यूट्स लेने हो, जब हमें कुछ और भी एट्रीब्यूट्स लेने, जैसे कि डिफॉल्ट या रिक्वायर्ड ट्रू, बाकी सब चीज़ें। तो देखो सर्विस कैटेगरी स्ट्रिंग, बायो स्ट्रिंग, ये चीज़ें नेसेसरी नहीं है। लोकेशन, ठीक है, लोकेशन भी क्या होगी, लोकेशन भी स्ट्रिंग होगी, ठीक है, ओके। और इसमें फिर मोबाइल नंबर, ठीक है, मोबाइल नंबर भी स्ट्रिंग ही रख लेना, ठीक है, ओके, क्योंकि मोबाइल के नंबर के ऊपर हमें कोई कैलकुलेशन तो करनी नहीं है। एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस भी क्या होगी, एक्सपीरियंस भी स्ट्रिंग होगा, ठीक है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, ठीक है, स्पेशलाइजेशन भी स्ट्रिंग होगा, ठीक है। उसके बाद क्रिएटेड ऑन, ठीक है, क्रिएटेड ऑन, हाँ क्रिएटेड ऑन, और इसकी जो टाइप होगी, देखो इसकी जो टाइप होगी वो होगी डेट, ठीक है, इसकी टाइप होगी डेट, और डिफॉल्ट इसकी वैल्यू होगी डेट डॉट नाउ। डिफॉल्ट क्या होगा, डिफॉल्ट इसका होगा, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी होगी डेट डॉट नाउ, डेट डॉट नाउ, ठीक है, ऐसे डेट डॉट नाउ, सही है ना। और अपडेटेड ऑन, देखो जब यूजर आप क्रिएट करोगे उसी वक्त तो उसका अपडेटेड ऑन में भी आप यही चीज रखोगे फिलहाल, ठीक है। बाद में जब ये एंट्री कहीं पे अपडेट होगी उस वक्त आप क्या करोगे, देखो चलो ये फिलहाल आ गया इतना समझ। फिलहाल अपडेटेड ऑन में भी हमने डेट डॉट नाउ ही डाल दिया। नहीं, वो यूजर खुद नहीं देगा, वो हम उसके जीपीएस से एक्सेस करके इसमें डाल देंगे, ठीक है, ओके। तो इसमें लोकेशन में है ना, देखो लोकेशन में आप एक काम कर सकते हो, लोकेशन में दो चीजें हो सकती हैं, लोकेशन में आप दो चीजें ले सकते हो। एक तो आप लोगे मान लो लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूड क्या होगा, स्ट्रिंग, ठीक है, हम एक्सेस कर सकते हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स को। और आप एक और चीज लेना इसमें, लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स, तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, वैसे लोकेशन इन्हीं दो चीजों का होता है ना, तो लैटिट्यूड स्ट्रिंग, लॉन्गिट्यूड स्ट्रिंग, सही है ना। तो चलो इसको एक बार फॉर्मेट करते हैं, देखते हैं कैसा दिखेगा। अब तो ये आपका यूजर स्कीमा हो गया, और कोई मिसिंग तो नहीं है, कोई मिसिंग चीज तो नहीं, आप नजर मारो एक बार, मोबाइल एक्सपीरियंस, और स्पेलिंग्स भी देख लेना, तो एक्सपीरियंस PRIE, हाँ, ओके। तो जरा चेक करें आप,
अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, यूजर स्कीमा, लंबा चौड़ा स्कीमा हो गया है ना। अब जरा देखिए आप इसमें, इसका मतलब ये तो नहीं है। अब देखो क्या करेंगे हम यहां पर, हम इस तरह से लिखेंगे कांस्टेंट यूजर, क्या लिखेंगे, ये तो था यूजर का स्कीमा। अब आप क्या बनाओगे, यूजर इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, mongoose डॉट मॉडल, mongoose डॉट मॉडल। मॉडल में पहली चीज क्या होती है, पहली चीज होती है सीधा नाम उसका, और दूसरी चीज होती है स्कीमा। कोई बात नहीं, आप ये वाला स्कीमा वहां पर डाल दो, ठीक है, आया समझ। क्योंकि यहां पर तो हम इसी में बनाते थे, हम mongoose डॉट मॉडल यूजर करके, तो अब हमें ये क्या, ये जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मैंने कमेंट आउट कर दिया। तो देखो मैंने लिखा था पहले mongoose डॉट मॉडल, उसके अंदर नाम, फिर मैंने डायरेक्टली स्कीमा किस में बनाया था, एक ऑब्जेक्ट के अंदर। लेकिन अब तो वो स्कीमा बहुत ही बड़ा हो गया, तो अब मैंने स्कीमा एक अलग ऑब्जेक्ट बनाई, ठीक है, mongoose डॉट स्कीमा करके मैंने ये बनाया, और फिर मैंने वो स्कीमा यूजर स्कीमा किधर डाल दिया, इधर। तो मैंने लिखा कांस्टेंट यूजर इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल यूजर डॉट यूजर स्कीमा। तो ये इस तरह से हो गया। और देखो यहाँ पर दो रेफरेंसेस भी क्रिएट हो गई। ऑर्डर्स एक एरे है किन की, ऑर्डर आईडीज की, जिनमें वो ऑर्डर आईडी क्या होगी, वो एक बीसन आईडी होगी, और बीसन आईडी को हम ऐसे ही लिखते हैं mongoose डॉट स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। और रेफरेंस जो है उसकी, रेफरेंस किसके साथ होगी, ऑर्डर के साथ, ठीक है, रेफरेंस किसके साथ होगी, ऑर्डर के साथ। और देखो मैंने जब फॉर्मेट किया तो इसने रेफरेंस से हटा दिया किसको, डबल कोट्स को। इसका मतलब डबल कोट्स रखो या ना रखो एक ही बात है, ठीक है। इसने खुद से, मतलब जो ESLint है उसने खुद से इसमें से रेफरेंस से ये निकाल दिया। तो दो ये भी होगी, मतलब दो रिलेशन भी क्रिएट हो गई। एक रिलेशन तो ऑर्डर के साथ है, और एक रिव्यूज का, रिव्यूज के अंदर जो यूजर आईडी होगी, ठीक है ना। और हम एक काम करते हैं, इस यूजर आईडी को टॉप पे रखते हैं, ठीक है। सो इससे कल को फिर आपको समझ में आएगा जल्दी से। तो देखो रिव्यूज किसने दिए होंगे, ऑब्वियसली किसी यूजर ने दिया होगा, है ना। तो रेटिंग कितनी और रिव्यू क्या दिया है, ठीक है, सही है ना। देखो ये इतना बड़ा डेटा, इसको मैं डिलीट कर लूं, कमेंट आउट क्यों करके, इसमें जरूरत ही नहीं है हमें, है ना। तो देखो ये क्लीन डेटा स्कीमा हो गया। अब इतना डेटा स्कीमा लिखना, सोच के, और फिर वहीं पे लिखना भी, इसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग क्लास वो अच्छा नहीं रहता, तो इसीलिए मैंने पहले ही सोच के रखा कहाँ पे, इधर, और बाद में हमने इसको लगा दिया। अब जरा देखो, अब हमें एक और स्कीमा फिर बनाना है। चलो मैं इस स्कीमा को ही रिनेम कर देता हूं, और इसका नाम मैं रखता हूं ऑर्डर, क्या रखते हैं, ऑर्डर मॉडल। क्या नाम रखेंगे, ऑर्डर मॉडल। तो ठीक है, ऑर्डर मॉडल। अब ऑर्डर मॉडल में क्या बनेगा, ठीक है, ऑर्डर मॉडल में क्या बनेगा, देखो ऑर्डर मॉडल में बिल्कुल आप ऐसे ही करोगे। तो मैं लिख लेता हूं जल्दी से, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट mongoose इज इक्वल टू mongoose। एक काम करते हैं, जस्ट कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहां पर पेस्ट, ठीक है। और बाद में क्या लिखोगे, कांस्टेंट ऑर्डर स्कीमा, क्या लिखेंगे, ऑर्डर स्कीमा इज इक्वल टू, ये एरर दे रहा है बिकॉज कांस्टेंट का सी मैंने कैपिटल लिखा। तो कांस्टेंट ऑर्डर स्कीमा इज इक्वल टू न्यू mongoose, ठीक है, mongoose डॉट स्कीमा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, एग्रीगेट वैग्रीगेट ये सब कुछ आप धीरे धीरे सीखोगे, ठीक है। mongoose डॉट स्कीमा, और स्कीमा को किया कॉल, और उसमें बना दिया, स्कीमा बनाना स्टार्ट कर दिया। और बाद में जो भी आप स्कीमा बनाओगे उसका क्या करोगे आप, कांस्टेंट ऐसे ऑर्डर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या, mongoose डॉट मॉडल, ठीक है, डॉट मॉडल। उसमें फिर उसका नाम होगा, नाम हम रखते हैं ऑर्डर, और कॉमा लगा के जो हमें स्कीमा चाहिए वो हम ये ऑर्डर स्कीमा उसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। स्कीमा अब हम ऊपर बनाएंगे, और यहां पर कर देंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू ऑर्डर, ठीक है, सही है ना, ठीक है। और हाँ, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स ऐसे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स ऑर्डर ऐसे, ठीक है। ऑर्डर स्कीमा इधर। अब देखो ऑर्डर स्कीमा क्या लिखना है, फिर से अब हमें वही करना होगा, ठीक है। जरा देखिए आप, अब हमें कहां पे जाना है, यूजर के बाद, चलो सर्विस था पहले, अब हमने ऑर्डर ही बनाएंगे, ठीक है। अब ऑर्डर का क्या है, सबसे पहले सर्विस है ना, सर्विस क्या मतलब, क्या ऑर्डर, आपने कौन सी सर्विस ली थी, वो सर्विस जो आपने ली थी ना। अब पूरा सर्विस का डेटा यहां पर तो नहीं रखोगे ना आप सिर्फ क्या रखोगे, आप यहां पर लिखोगे सर्विस के अंदर जो मैंने सर्विस ली है उसकी जो टाइप है ना, ठीक है। आप लोग एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम उसकी टाइप क्या रखेंगे, वही mongoose डॉट स्कीमा डॉट, ठीक है, टाइप्स डॉट, ठीक है, टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है। तो ठीक है, उसकी टाइप ये है, कॉमा लगा के रेफरेंस किसके साथ दोगे,
रेफरेंस दोगे आपके इसको, इसकी रेफरेंस देखो सर्विस मॉडल के साथ है, तो मैं लिखूंगा सर्विस यहाँ पर। अभी मैंने सर्विस मॉडल बनाया नहीं है, लेकिन मैंने इसको रेफरेंस दे दी। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो चलो ये सर्विस हो गया। इसके बाद है ऑर्डर का कॉस्ट, मतलब जो आपने ऑर्डर किया था उसकी कॉस्ट कितनी है। केमल केस में लिखना पसंद करेंगे आप यहाँ पर, क्योंकि कल को आपको समझने में आसानी होगी। तो ये नंबर होगा। ठीक है, ऑर्डर की कॉस्ट जो होगी ना वो क्या होगी, वो नंबर होगी। ठीक है, वो सर्विस कॉस्ट नंबर होगा। और हाँ, एक और चीज, क्या आप चाहते हो कि ऑर्डर की कॉस्ट इसको मैं रिक्वायर्ड ट्रू रखूं? हाँ, सो दैट इससे क्या होगा, जब आप एक रिजिड चीज बनाते हो ना, अगर कल को आपको ऑर्डर कॉस्ट इसमें डालना भूल जाएगा तो ये एरर देगा ना, तो आप एक रोबस्ट सिस्टम बनाओगे। जब आप ये रेस्ट्रिक्शंस लगाते हो ना, तो क्या ऐसा कोई ऑर्डर होगा जिसमें ऑर्डर कॉस्ट होगी नहीं, ऑर्डर कॉस्ट की वैल्यू नल है? नहीं, क्योंकि आपने इसको क्या रखा होगा, आपने इसको रखा होगा रिक्वायर्ड, आपने इसको रखा होगा रिक्वायर्ड ट्रू। ठीक है, तो रिक्वायर्ड ट्रू। इसके बाद चलो पेमेंट मोड। ठीक है, पेमेंट मोड क्या है, पेमेंट मोड क्या है? देखो, पेमेंट मोड की जो टाइप है वो भी क्या है, वो भी स्ट्रिंग ही है। ठीक है, पेमेंट मोड की टाइप भी क्या है, स्ट्रिंग ही है। लेकिन आप इसको रख सकते हो यहां पर इनम साथ में, आप क्या रख सकते हो, इनम साथ में। और आप इसको बोल सकते हो कि मैं या तो कैश में लेंगे हम, ठीक है, कैश में। लेकिन कैश को आप एक काम करो, कैश हम कैश थ्रू आवर एजेंट, वो जो बंदा उसको सर्विस देने जाएगा, फॉर एग्जांपल देखो इस प्लेटफॉर्म का आप कौन सा, आप इस प्लेटफॉर्म का सेलिंग, मतलब ये सेलिंग पॉइंट छोड़ो, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप खुद कैसे पैसा कमाओगे इससे, मतलब ये वेबसाइट खुद पैसे कैसे कमाएगी। मान लो ये तो कमीशन बेसिस पे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसको प्लम्बर चाहिए, आपको पता है कि जब हमें प्लम्बर की जरूरत पड़ती है उस वक्त हमें प्लम्बर मिलते नहीं है ना। तो मान लो अगर हमारी वेबसाइट उसको प्लम्बर प्रोवाइड कर रही, क्या हम ये फ्री में करेंगे? नहीं। क्या हम इतना सारा वेबसाइट बना के इतना सारा हम फस्क उठाएंगे और बाद में ये फ्री में करेंगे? नहीं। हम क्या करेंगे कि देखो, अगर एक प्लम्बर 1000 रुपए लेगा, उसका 10%, यानी कि जो भी ऑर्डर क्रिएट होगा उसका 10% हम लेंगे। ठीक है, तो मान लो अगर हम बोलेंगे कि कैश में पेमेंट दो, तो वो कैश में पेमेंट किसको जाएगी? वो प्लम्बर को ही जाएगी ना। वो प्लम्बर, तो प्लम्बर हमें देगा फिर 10%? नहीं, वो खाएगा, वहीं से भाग जाएगा, है ना। तो हम कैश का ये ऑप्शन ही नहीं रखेंगे। या तो हमें बोलना है कि कार्ड से पेमेंट करो, ठीक है, या तो आप ऑनलाइन पेमेंट करो, ठीक है, कार्ड या ऑनलाइन। ठीक है, अब ये कैश को हम कर देंगे कैश थ्रू एजेंट। क्या कर देंगे? कैश थ्रू। वो कैश थ्रू एजेंट जो है ना, वो एजेंट कौन होगा? वो हमारे लोग होंगे जो उनके पास जाएंगे पैसा लेने के लिए। अब पैसा हम क्यों लेंगे? मतलब अगर सर्विस प्रोवाइडर कोई और है, हम क्यों पैसा लेंगे? इसकी सिंपल सी रीजन है, क्योंकि हमें उसमें से अपना 10% पहले निकालना है, बाद में जो 90% बचेगा वो हम प्लम्बर को देंगे, वो हम इलेक्ट्रिशियन को देंगे। ठीक है, आया समझ? तो वो 10% हमारा प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए जो पेमेंट होगी, देखो जैसे आप पेमेंट किसको करते हो? जब आप कोई चीज अमेजोन से खरीदते हो, आप पेमेंट किसको करते हो? अमेजोन को। तो अमेजोन, अब मान लो आपने कोई चीज खरीदी वहां पे 600 रुपए की, तो आपको क्या लगता है कि वो पेमेंट कौन लेता है? वो अमेजोन लेता है वो पेमेंट। और फिर सेलर को क्या बराबर 600 जाते हैं? नहीं, उसको 50 रुपए कट जाते हैं, 40-50 डिपेंडिंग ऑन कि वो कितना परसेंटेज अमेजोन लेता होगा। तो इसका मतलब ये मॉडल्स ऐसे ही काम करते हैं। जितने भी ई कॉमर्स मतलब स्टोर्स हैं वो भी ऐसे ही काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन है, फ्लिपकार्ट पे, वहां पर अमेजोन खुद तो अपनी चीजें नहीं बेचता ना, फ्लिपकार्ट अपनी चीजें खुद तो नहीं, वो तो कोई सेलर होता है वहां पर जो वहां पर बेच रहा है चीजें। तो वो सेलर अगर कोई चीज 1000 रुपए की रखता है, तो उसमें से फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सारे जितने भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, ये उसमें से अपना परसेंटेज ले लेते हैं। इसी तरह से अगर हमारे ऐप के थ्रू, हमारी वेबसाइट के थ्रू अगर कोई सर्विस हम बेचते हैं, तो उस सर्विस का कॉस्ट जितना भी होगा, उस सर्विस कॉस्ट में से 10% हमारा मार्जिन होगा। इसीलिए हम प्रेफर करेंगे कैश थ्रू एजेंट। ठीक है, इसका मतलब हमारे लोग वहां पर जाएंगे उससे पैसा वसूली करने के लिए। ठीक है, कोई बंदा होगा, वो जाएगा वहां पर, पैसा लेगा, अगर उसके पास कार्ड नहीं है या अगर वो ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, तो पेमेंट मोड जो है, इसका भी आप चाहो तो डिफॉल्ट रख सकते हो। बाय डिफॉल्ट मान लो, बाय डिफॉल्ट कैश थ्रू एजेंट, अगर आप चाहो तो इसमें भी आप डिफॉल्ट वैल्यू डाल सकते हो। अब पेमेंट मोड, अब स्टेटस दूसरी चीज है कि क्या ये मतलब ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जांपल इसको ऐसे लिखेंगे, तो मान लो यहां पर लिखा स्टेटस, मुझे यहां पर कॉमा क्यों भूल जाता है, ठीक है, चलो स्टेटस। तो स्टेटस भी क्या है? स्टेटस भी टाइप जो है वो भी स्ट्रिंग ही है।
ठीक है। स्टेटस का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, और ये भी इनम ही है। ओके, ये भी क्या है, ये भी इनम ही होगा, और इनम एरे होती है। ठीक है, तो बताओ किस किस चीज की एरे होगी वो, स्टेटस। या तो ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ओके, या तो पेंडिंग होगा। क्या होगा, या तो ऑर्डर कंप्लीट या तो पेंडिंग, सही है ना। तो या तो ऑर्डर कंप्लीशन में है या तो पेंडिंग में अभी चल ही रहा है, अभी पूरा हुआ हुआ नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसका कस्टमर कौन था, ठीक है, इसका कस्टमर कौन था। देखो इसका कस्टमर जो था ना, उसकी यूजर आईडी, उसकी क्या, यूजर आईडी। तो ठीक है, हम इसको लिखेंगे कि दैट ये एक यूजर आईडी होगी, ये क्या होगी, एक यूजर आईडी, जिसकी टाइप होगी, क्या होगी उसकी टाइप, वही नहीं, यूजर आईडी तो ये होगा ना, हम ये उठाएंगे, ठीक है, हम ऐसे उठाएंगे कॉपी करके, ठीक है, इसको इसमें डाल देंगे। ठीक है, तो वो क्या होगा, mongoose.schema.types.objectId रेफरेंस, लेकिन उसकी होगी किसके साथ, यूजर के साथ। ये मैंने यहां पर भी किया है, देखो दिस ऑरेंज लाइन, ये जरूरी कहां जाती होगी, यूजर को। हाँ, यूजर कैपिटल यू कैपिटल है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अभी की बार यहां पर कॉमा लगाते हैं, सही। उसके बाद कस्टमर के बाद दूसरी चीज क्या है, क्रिएटेड ऑन। हाँ, क्रिएटेड ऑन वो तो सिंपल है, उसमें वो वही होगा जो वहां पर मैंने लिखा है, क्रिएटेड ऑन। चलो एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, यूजर मॉडल में जाके ये दो चीजें उठा के लाते हैं, क्रिएटेड ऑन, अपडेटेड ऑन। ठीक है, ये तो इसमें भी सेम सेम ही है ना, तो ठीक है, क्रिएटेड ऑन एंड, सही है ना। तो बस इसमें और कुछ है नहीं, इसको कर देते हैं फॉर्मेट। ठीक है, हाँ नहीं, जरूरत नहीं है, वो आप देखोगे ना अभी आगे हम कैसे इसको बनाएंगे। देखो सर्विस जो है ना, उसमें होगी सर्विस आईडी, क्या होगी, उसको भी आप लिखोगे कैसे, यहाँ पर सर्विस, उसमें भी आप जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना कस्टमर को यूजर आईडी, वैसे आप यहाँ पर भी लिखोगे, दैट विल बी अ सर्विस आईडी, सर्विस आईडी। और ये चीज आप किस में रखोगे, बाकी पता नहीं मेरा पीसी क्यों आज लैग कर रहा है, जैसे मान ही नहीं रहा यहाँ का। ठीक है, उसको ऐसे रखेंगे। ठीक है, तो सर्विस क्या होगी, वो सर्विस आईडी होगी उसके अंदर, और वो फिर होगी उसका रेफरेंस सर्विस के साथ होगा। ठीक है, चलो फॉर्मेट, चलो ये सही है। बताओ और कौन सा मॉडल होगा, और होगा ये सर्विस मॉडल। ठीक है, एक सर्विस मॉडल होगा। तो ठीक है, यहां पर एक नई फाइल बनाते हैं, सर्विस मॉडल .js, सर्विस मॉडल .js नहीं, मैं तो इसका ऐसे ही रखता हूँ, इस ऑर्डर मॉडल का ओ कैपिटल हो गया है, वरना वो जरूरी नहीं था। अब यहां पर भी वही होगा लगभग लगभग। ठीक है, एक काम करता हूं मैं, इस ऑर्डर मॉडल को ही मैं पूरा ही कॉपी करके सर्विस मॉडल में डाल देता हूं। ठीक है, इजी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ आप यहां पर इसका नाम क्या रखो, सर्विस स्कीमा। हाँ ठीक है, सर्विस स्कीमा नाम रखो, और इसको कॉपी करके इसमें डाल दो। ठीक है, और यहां पर इसका नाम क्या रखोगे, सर्विस। ठीक है, और यहां पर भी इसी को कॉपी करके यहां पर भी डाल दो, और यहां पर भी डाल दो। अब सर्विस में कुछ चीजें चेंज होंगी, तो वो आपको देखनी पड़ेगी, वो क्या क्या है। ठीक है, जरा देखो सर्विस में क्या क्या है। सबसे पहले तो है सर्विस का टाइटल। ठीक है, सर्विस का टाइटल, और सर्विस का टाइटल स्ट्रिंग होगी, तो ये मुझे हटाना पड़ेगा। ठीक है, सर्विस जो है वो क्या होगी, उसकी टाइप जो है वो स्ट्रिंग होगी, सही है ना। तो थोड़ा इजी हो जाएगा इससे। तो सर्विस टाइटल, सर्विस टाइटल, तो सर्विस का टाइटल, सर्विस का टी कैपिटल हम रखेंगे, सो दैट कल को समझ में आ गए। तो सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर, तो ये है सर्विस प्रोवाइडर। ओके, सर्विस प्रोवाइडर। और कौन है, सर्विस कॉस्ट। हाँ, सर्विस कॉस्ट, पहले यही लिख लेते हैं, सर्विस कॉस्ट। और उसके बाद इज एक्टिव। हाँ, इज एक्टिव, क्या स्टेटस है इसका, इज एक्टिव। दूसरे, उसके बाद रिव्यूज। हाँ, रिव्यूज। उसके बाद डिस्काउंट। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्रिएटेड ऑन तो हमें चाहिए ना फिर बाद में, तो यहाँ पर ऐसे कर देते हैं। ठीक है, रिव्यूज, उसके बाद डिस्काउंट। हम डिस्काउंट, तो डिस्काउंट क्या होगा, डिस्काउंट की टाइप जो है वो होगी नंबर। ठीक है, तो डिस्काउंट की टाइप होगी नंबर, तो सही है। और टाइम ऑफ कंप्लीशन, मतलब इस काम को कितना, अगर आप काम करते हो कितने दिन में आप मुझे काम करके दोगे। ठीक है, ये एट्रीब्यूट आपको बाद में मतलब जरूरत पड़ेगा। हाँ, ये होता है।
जैसे मुझे प्लम्बिंग का काम है तो वो हम उसी पर दिखेंगे ना उस वक्त, उसके लिए तो उसको जाना पड़ेगा ना उस जगह पे, लेकिन वो एवरेज में हम बताएंगे। चलो फॉर एग्जांपल किसी की सर्विस है, कोई बता रहा है कि दैट मुझे 2 वॉशरूम्स की करनी है, मतलब प्लम्बिंग, ठीक है, तो एक एस्टिमेट होगा ना कम से कम कि कब होगा, ठीक है, मैं किस दिन स्टार्ट करूंगा, ठीक है, किस दिन तक कंप्लीट करूंगा, तो एक एस्टिमेट मिल जाएगा किसको, यूजर को, कि दैट ये सर्विस कितने टाइम तक कंप्लीट होगी। हो सकता है कि कोई बंदा उसको बोलेगा कि मैं अगले हफ्ते आऊंगा और फिर मुझे 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन यहाँ से होती है ना उस वक्त किसी को मजबूरी उसी वक्त चाहिए, है ना, तो टाइम ऑफ कंप्लीशन से हमें ये पता चलेगा कि वेदर ये सर्विस प्रोवाइडर मेरे लिए अच्छा होगा या नहीं। दूसरा सर्विस प्रोवाइडर बोलेगा कि मैं अब भी करूंगा और मैं 2-3 दिन में कंप्लीट करके दूंगा, तो आप किसको प्रेफर करोगे? तो डोंट यू थिंक दैट द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज गुड थिंग टू हैव, है ना। तो एक एस्टिमेट मिल जाएगा ना उसको कि मैं कब अवेलेबल हूं, कब कंप्लीट होगा, 1 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे। तो रीजन, कैटेगरी, तो इसमें अभी बहुत सारी चीजें आप और लगा सकते हो, ये मैंने पूरी तरह से नहीं सोचा अभी, मतलब इसको, मतलब ये मैंने बस ऐसे ही जो है ना लगा दिया। तो कैटेगरी, उसके बाद क्रिएटेड ऑन एंड दिस वन, क्रिएटेड ऑन एंड ये तो हो गया, चलो ये भी सही है। अच्छा देखो, इसमें सिर्फ रिव्यूज जो है, रिव्यू हमने लिखा, हाँ रिव्यू हमने लिखा, तो रिव्यू जो है इज एक्टिव के बाद जो रिव्यू है, रिव्यू में यूजर आईडी है। एक काम करते हैं, इस रिव्यू को देखते हैं। सबसे पहले देखो, ये रिव्यू एक एरे होगा ऑब्वियसली, है ना, रिव्यू क्या होगा, एक एरे होगा। हम एक काम करते हैं, जो हमने पीछे बनाया हुआ है ना यूजर में, हम उसी को उठाते हैं, क्योंकि उसमें भी तो रिव्यू ऐसे ही था ना, तो हम इसी को उठा के इसमें डाल देते हैं, ठीक है, देखो सही है ना। तो रिव्यूज क्या होगा, ऑब्वियसली इसका रिव्यू कौन देगा, रिव्यू तो यूजर ही देगा, तो स्टार रेटिंग रिव्यू ये सेम ही है, ठीक है, तो रिव्यू सेम ही है, लेकिन ये सर्विस का रिव्यू है, वो यूजर का, वो जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उसका रिव्यू था, तो है तो सेम लेकिन डिफरेंट। ओके, अब इसके बाद पेमेंट का है, ठीक है, इसके बाद एक और मॉडल हम बनाएंगे, पेमेंट मॉडल, एंड उसके बाद क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। आज हम ये मॉडल्स बहुत मतलब ये सेट हो गया ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अब आपको पता चल जाएगा कि दैट मुझे क्या क्या चीज़ें लेनी है, मतलब क्राउड ऑपरेशन किस बेसिस पर मैं करूँगा, ठीक है। एक काम करते हैं, पेमेंट मॉडल को देखते हैं पहले कि उसके अंदर क्या क्या है। पेमेंट मॉडल के अंदर ऑर्डर, पेमेंट, ये सब चीज़ें हैं, तो ठीक है, इसको बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ऑर्डर मॉडल को ही मैं पूरा उठा के पेमेंट मॉडल में डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, इसी को थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसमें क्या नाम रखेंगे इसका, पेमेंट स्कीमा, एग्जैक्टली पेमेंट स्कीमा, ठीक है। और ये पेमेंट स्कीमा हम इधर पुश कर देंगे, ठीक है। इसका नाम क्या रखेंगे, पेमेंट, सही, और पेमेंट ही हमें इसका नाम भी रखना है, और इसमें भी हमें पेमेंट ही डालनी। अब पेमेंट में क्या क्या होगा, अब वो देखना है, ठीक है, अब हमें वो देखना है। देखो, एक पेमेंट में मुझे लगता है पेमेंट में सबसे पहले कौन सी चीज़ है, ऑर्डर है पहले, ठीक है, तो ठीक है, इसको खत्म करते हैं यहाँ पर। पहले तो ऑर्डर है, ठीक है, पहले ऑर्डर है। अब ऑर्डर जो है ना, वो देखो उसकी टाइप क्या है, उसकी टाइप जो है वो इस तरह से है कुछ, है ना। तो मैं इस लाइन को कॉपी करके यहाँ तक कॉपी करके इसी में जाता हूँ वापस, ठीक है, इसमें पेस्ट कर देते हैं। तो ऑर्डर जो है ना, उसमें सबसे पहले ऑर्डर आईडी होगी, यहाँ पर वो यूजर आईडी मत होगी, वो ऑर्डर आईडी होगी, क्योंकि इसका लिंक किसके साथ होगा, इसका लिंक ऑर्डर के साथ होगा, तो इसकी रेफरेंस किसके साथ होगी, ऑर्डर के साथ, बाकी तो सेम ही है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पर कॉमा हम लगा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो पेमेंट किसकी है, ऑर्डर की, मतलब कौन सा, सॉरी, पेमेंट किसकी है, एक ऑर्डर की, है ना। उस ऑर्डर की ऑर्डर आईडी क्या है, तो उससे हमें पता चल जाएगा। तो ऑर्डर आईडी इज लाइक अ फॉरेन की है ना। उसकी टाइप हमने मेंशन कर दी और रेफरेंस भी लगा दी। उसके बाद है पेमेंट अमाउंट, क्या है, पेमेंट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट कितना है, ठीक है, तो रिक्वायर्ड ट्रू, चलो ये सही है, ये तो बराबर ही बैठ गया। उसके बाद है पेमेंट मोड, नहीं यहाँ पर हमें पेमेंट मोड नहीं है, यहाँ पर हमें पेमेंट मोड है ही नहीं, तो ठीक है, इसको हटा दिया। उसके बाद है स्टेटस, वो तो स्ट्रिंग ही है, और स्टेटस वो कंप्लीटेड एंड पेंडिंग, सेम ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद कस्टमर नहीं, उसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे पेयर, कौन है, मतलब कौन पे कर रहा है, वो पेयर तो यूजर आईडी होगी, तो ये तो परफेक्ट बैठ गया, है ना। उसके बाद होगा, यही एक और लाइन में लिखूंगा यहाँ पर, वो होगा रिसीवर कौन है, और वो भी उसकी रेफरेंस भी उसी के साथ है, तो पेयर, और दूसरा कौन होगा, रिसीवर, ठीक है ना। तो ये हमने एक और
आ गया, तो सारी चीज़ें आ गई, ऑर्डर, पेमेंट अमाउंट, स्टेटस, पेयर, रिसीवर, पेमेंट ऑन। अब हमने लिखा है क्रिएटेड ऑन, तो नहीं, इसको हम लिखेंगे पेमेंट ऑन। क्या लिखेंगे कि पेमेंट किस दिन हुई थी। और हाँ, पेमेंट्स को हम अपडेट नहीं कर सकते, पेमेंट्स वाली चीज़ को आप अपडेट नहीं कर सकते। पेमेंट एक बार हो गई तो हो गई, आप इसको अपडेट नहीं कर सकते। तो अगर आप रखोगे भी एट्रीब्यूट तो मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियल डेटा को, मतलब ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए कि दैट फाइनेंशियल डेटा को कोई एडिट कर सके, ठीक है। क्योंकि देखो कल को जब ये ऐप बहुत बड़ी बनती है ना, तो हमें बिजनेस लॉजिक के बारे में भी सोचना है, ठीक है। पेमेंट ऐसा एक मसला होता है ना कि जहां पर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा इसको ज़्यादा रोबस्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में और हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। तो फिलहाल ये पेमेंट्स का है। तो ठीक है, आज मैं यहाँ पर क्लास खत्म करता हूँ। सपोर्ट टिकट ये मैं बना के रखूंगा, ठीक है। सपोर्ट टिकट मैं बना के रखूंगा, इसी तर्ज पे बनेगा, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, मैंने पहले से ही। और हाँ, अभी जब भी मुझे कोई मॉडल बनाना होगा ना, तो मैं यहाँ पर भी उसको अपडेट कर दूंगा। किसमें? फिगजैम में भी। मैं फिगजैम में पहले अपडेट करूंगा, बाद में वहां से यहाँ पे मैं लाया करूंगा, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो, अब ऐप इसी तरह से बनेगी। आपके पास फिलहाल ऑर्डर मॉडल हो गया, सर्विस मॉडल हो गया, पेमेंट मॉडल हो गया और यूजर मॉडल हो गया, और सबके साथ लिंक्स भी है, ठीक है। तो वो आप अब आगे जो है ना ऐप बनाना शुरू कर देंगे। देखो अब हमें एक चीज हमें यहाँ पर ठीक हो गई, दैट कि वी डोंट हैव टू नाउ मेक एन सेलर कंट्रोलर। सेलर के ऊपर हमें कितनी कंट्रोलर फिर से बनानी थी, रजिस्टर, लॉग इन, डिलीट यूजर, पासवर्ड चेंज, है ना, वो सब चीजें बनानी थी ना। हमें सेलर कंट्रोलर नाम की ऐसी कोई चीज हमें जरूरत ही नहीं, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूं, ठीक है। ओके, तो एक वेल थॉट आर्किटेक्चर जो होता है ना, वेल थॉट आर्किटेक्चर को आप मतलब इजीली जल्दी से कल को मतलब उसको बना सकते हो। अच्छा, हमें ये एरर दे रहा है बिकॉज हमने ये सेलर राउट एक क्रिएट किया था, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो कोई सेलर राउट अभी मैंने नहीं किया, और ये सेलर हैंडलर जो है इसको भी मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सेव कर देते हैं, तो हमारी जो वेबसाइट है वो भी चल रही है। मैं इस कोड को पुश भी कर देता हूं, तो आप घर पे इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो ठीक है, क्या करते हैं हम यहाँ पर, गिट स्टेटस, ओके, गिट ऐड और गिट कमेंट -m, और मैसेज हम लिखेंगे एडेड मॉडल्स, ठीक है। हमने मॉडल्स ऐड कर दिए, और हम गिट कर देंगे पुश, और ये किस पर है अभी, ये सर्वर पे है, गिट पुश ओरिजिन सर्वर ब्रांच पे, तो गिट पुश ओरिजिन सर्वर, और ये हो जाएगा। तो ठीक है, आज की क्लास यहाँ पर क्लोज करते हैं। कल अब हम इसमें आगे फर्दर देखेंगे कि आज, क्योंकि अब इसमें पहले कंट्रोलर्स बनाने पड़ेंगे, तो पहले कंट्रोलर्स बनाएंगे, बाद में फ्रंट एंड होगा, ठीक है। ओके, तो चलो ठीक है, क्लास खत्म करते हैं।